Hello friends and welcome back to my channel once again, MNS Preparation 2021. So today's chapter is breathing and exchange of gases and last time मैंने आपको चैप्टर कराया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. जिसने भी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है गो एंड चेक टू माय चैनल एंड मैं इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी. प्लेलिस्ट का नाम होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी. आप वहाँ पे जाके देख लेना. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो ब्रीदिंग, फर्स्टली तो ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग. यानी कि एक तरह का साइकिल है जिसमें क्या होता है कि O2 जो एटमॉस्फेयर से है वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर आता है और जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो गया है हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के द्वारा उसे बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है. तो ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलते रहता है. तो इस साइकिल को बोलते हैं ब्रीदिंग एंड इसका एक और टर्म है वो है रेस्पिरेशन. ठीक है, बट आपने देखा है ह्यूमन बीइंग्स यानी कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? वो है आपका लंग्स. ठीक है, हम लोग लंग्स से ही तो सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स ही है. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके पास लंग्स ही नहीं है. तो वो कैसे सांस लेते हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप फॉर्म्स लिखे हुए हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के. जैसे कि पहला है सिंपल डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस. कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैट वॉर्म्स. वो क्या करते हैं? उनके बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन मतलब हायर प्रेशर से लेकर लोअर प्रेशर में अपने आप बाहर का जो मौसम है उसमें हायर प्रेशर रहेगा और फ्लैट वॉर्म जो है वो अपने अंदर क्या करेगा? लो प्रेशर बना लेगा. ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब हो जाएगा तो अपने आप ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ चलते आएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ प्रोसेस है इसका. हमें डिटेल में नहीं जाना है, याद रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन कौन कौन करता है. स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैट फॉर्म्स. और ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. फिर सेकेंड है हमारा क्यूटिकल. क्यूटिकल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसका? अर्थवॉर्म का. इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. ट्रेकिया इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा. फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अच्छा, लास्ट है क्यूटेनियस. ये इंपॉर्टेंट है. क्यूटेनियस क्या होता है? मॉइस्ट स्किन को बोलते हैं. जैसे कि फ्रॉग कैसे सांस लेगा? फ्रॉग जो है उसका पूरा स्किन तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. अगर आपने कभी फ्रॉग अपने हाथ में लिया होगा तो आपको पता होगा कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. तो उसे बोलते हैं मॉइस्ट स्किन उसका, और वो वहीं से रेस्पिरेशन करता है. ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है A, B एंड E. ये तीनों आप लर्न रखेंगे. C और D तो ऑलरेडी लर्न ही होगा आपको. ओके, आगे चलते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेजल चैम्बर ओपन्स अप इनटू. नेजल चैम्बर जैसे कि ये आप है फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये आप है और ये आपका नेज़ल चैम्बर है. तो नेज़ल चैम्बर के बाद का जो पार्ट है, नेज़ल चैम्बर खुलता किस में है? ये पार्ट जो है इसे क्या कहेंगे? ये पूछा गया है. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ कि मैंने आपको जब पढ़ाया था डाइजेशन तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये अगर पर्सन है ये नेज़ल चैम्बर हो गया, और यहाँ से मैंने आपको बताया था ओरल कैविटी. तो ये ओरल कैविटी है, ये नेज़ल चैम्बर है. ये दोनों इधर जब कनेक्ट होके आए तो ये जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फेरेंक्स. ठीक है, क्या कहेंगे? फेरेंक्स. में मैंने आपको बताया था कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज नॉन एज फेरेंक्स. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे नॉस्ट्रल्स पूछा जा सकता है या नेज़ल चैम्बर कहाँ ओपन होता है? फेरेंक्स में. अच्छा, आगे का भी जान लीजिए. नॉस्ट्रल्स लिख देती हूँ मैं. नॉस्ट्रल्स या नेज़ल चैम्बर्स एक ही बात है. नॉस्ट्रल्स ओपन हो गए फेरेंक्स में. फेरेंक्स कहाँ ओपन होता है? फेरेंक्स ओपन हो गया हमारा लैरिंक्स में. एंड लैरिंक्स कहाँ ओपन होता है? लैरिंक्स ओपन हो गया हमारा ट्रेकिया में. फिर ट्रेकिया आगे चल के डिवाइड हो जाता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. अभी ये चार याद रखेंगे आप. कौन कौन सा? नॉस्ट्रल्स, फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रेकिया. ओके, नेक्स्ट. तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेज़ल चैम्बर कहाँ ओपन होता है? तो
ऑप्शन नंबर बी फेरिंग्स। तो नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स से फिर ट्रेकिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब विच डिवाइड्स एट डैश थोरैसिक वर्टिब्रे। तो ट्रेकिया जो है, मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया हुआ वो आगे चल के डिवाइड हो जाता है ना, तो कौन से थोरैसिक वर्टिब्रे पे वो डिवाइड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिफ्थ थोरैसिक लेवल। ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है। ये हो गया आपका, 1 सेकेंड, ये हो गया आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया पे ऐसे ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है कैसे, वो क्वेश्चन आगे आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ये डिवाइड हो गया यहाँ पे। जब ये डिवाइड हुआ तो इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई ना आगे चल के और ज़्यादा ना डिवाइड होता है, जैसे ट्री कैसे होता है वैसे ही डिवाइड होता है। तो ये और डिवाइड हुआ तो इसे क्या बोलेंगे? जो डिवाइड हुआ उसे बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें ना ऐसे ऐसे लास्ट में ऐसे होते हैं गोले गोले से, ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, एंड इसका जो वॉल है वो इरेगुलर होता है, वैस्कुलर होता है, ये बहुत वैस्कुलर होता है, एंड इसका स्ट्रक्चर बैग लाइक होता है। ठीक है, कई बार पूछ भी लिया जाता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैग लाइक। तो इसे बोलते क्या है? इसे कहते हैं एल्वियोलाई। इसे कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे हो गया, पहले आ गया ट्रेकिया, ये हो गया अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद हो गया हमारा ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियल्स, फिर एल्वियोलाई। तो ये आप फॉर्म याद रखेंगे। तो और वो डिवाइड किस पे होता है? फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड। तो मैंने अभी बताया ट्रेकिया जब 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस या मेनी पार्ट्स इज कॉल्ड। तो ब्रोंकाई जब डिवाइड होगा तो उसे बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स का जो टर्मिनल है उस पे क्या है? उस पे है एल्वियोलाई, जिसका वॉल कैसा है? इरेगुलर है, थिन है, एंड वैस्कुलर है एल्वियोलाई, एंड इसका स्ट्रक्चर है बैग लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेकिया, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by dash cartilaginous rings। तो मैंने आपको बताया cartilaginous rings था, बट कंप्लीट है वो या इनकम्प्लीट है या हाफ है या क्वार्टर है? कंप्लीट रिंग्स यानी कि पूरा चारों तरफ से घेरे हुए है और बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या? ये ट्रेकिया, प्राइमरी, टर्शरी ब्रोंकाइज, ये सब। ठीक है, या तो ऐसा है कि हाफ है, इतना ही है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से हमारा ट्रेकिया जा रहा है, या तो हाफ ही है, इतना ही है बस, आधा चांद लाइक, एंड या तो क्वार्टर है, इतना सा है बस। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इनकम्प्लीट, मतलब है बट पूरा नहीं है, इतना सा छूटा हुआ है। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट लंग इज डैश लोब्ड एंड लेफ्ट लंग इज डैश लोब्ड। लोब्ड मतलब पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ट्रेकिया हो गया और ये डिवाइड हो गया किसमें? ब्रोंकाई में। तो ये हो गया, उसके बाद लंग्स उसके पास। ठीक है, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया ना। राइट लंग जो है वो कितने लोब्स में है, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये राइट लंग ऐसे होता है और लेफ्ट लंग ऐसे होता है। तो राइट लंग 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड लेफ्ट लंग 1 2, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो आर से राइट और 3 में THR आता है, वैसे याद रखेंगे, एंड लेफ्ट और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई देयर इज अ नीड ऑफ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल फ्लूइड क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, पहले वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेकिया हुआ, ये ब्रोंकाई हुआ, उसके बाद ये लंग्स था। ठीक है, ये लंग्स था। जब ये लंग्स था तो इसके बाहर से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया एक
1 सेकेंड, ये इस कलर से बताएंगे तो ज़्यादा सही होगा। ये लंग्स था। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक लेयर बैठाई गई एकदम इसमें ऐसे टच करके, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक और यहाँ पे मेम्ब्रेन बैठाई गई ऐसे, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ना, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? फ्लूइड, ठीक है। तो यही हुआ, इसमें कितने मेम्ब्रेन्स है? 2 मेम्ब्रेन्स है और बीच में फ्लूइड है। तो उसी फ्लूइड को बोलते हैं, ये जो ग्रीन से फ्लूइड है इसे ही बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। PF लिख देती हूँ, प्लूरल फ्लूइड। एंड जो तो 2 मेम्ब्रेन्स है, एक ये और एक ये, इन दोनों को बोल देंगे प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड क्यों है, आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पहले तो है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, टू प्रोटेक्ट लंग्स, लंग्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। एफिशिएंसी मतलब लंग्स की एफिशिएंसी, लंग्स का काम क्या है? सांस लेना, है ना, ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ब्रीदिंग प्रोसेस प्लूरल फ्लूइड से बिल्कुल भी उसकी एफिशिएंसी लंग्स की बढ़ेगी, ऐसा तो कहीं भी कनेक्शन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ टू प्रोटेक्ट लंग्स, अरे तो लंग्स को बचाने के लिए तो हुए ना 2 मेम्ब्रेन, तो इसकी भी क्या ज़रूरत है? ये भी नहीं होगा। टू इंक्रीज फ्रिक्शन या टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों बढ़ाएंगे? फ्रिक्शन बढ़ाना तो अच्छा नहीं होगा, तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो सके लंग सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो ये मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है थोरैसिक कैविटी। ये था आपका ट्रेकिया, ये हो गया ब्रोंकियोल्स, ये लंग्स वगैरह हुए। एंड लंग्स के बाद अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है नीचे का एक्सक्रीटरी सिस्टम, एब्डोमिनल मतलब पूरा एब्डोमेन वाला पार्ट, ठीक है, एब्डोमेन वाला पार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या? थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। एंड ये हो जाएगा आपका एब्डोमिनल पार्ट। तो इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये सेपरेट कर रहा है इन दोनों को। अब ये जो है इसका शेप कैसा है? डोम शेप है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो सेपरेट कर रहा है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, इसका शेप कैसा है? डोम शेप। इसे बोलते क्या है? इसे कहते हैं एब्डोमेन, सॉरी एब्डोमेन ने डायफ्राम, सॉरी गाइस, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है, जो एब्डोमेन और थोरैसिक कैविटी को अलग करता है, डायफ्राम, ठीक है। तो वही पूछा है कि कौन अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायफ्राम। एल्वियोलाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या है, बहुत ज़्यादा थिन है, इरेगुलर इसका वॉल है, वैस्कुलर एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रेकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई बनाते हैं, है ना, सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, कंग नहीं होगा गाइज, ये लंग्स होगा, यहाँ पे लंग्स कर लेना, ओके, ये लंग्स होगा। व्हेन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस लंग प्रेशर डिक्रीजेस, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, दिस इज नॉन एज, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में दो, अगर आपको इस सेंटेंस में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इतना ध्यान दो कि लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ह्यूमन बीइंग है और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, एंड अंदर का प्रेशर जो है, यहाँ का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला कंडीशन बनेगा। तो इसमें अपने आप ही क्या होगा, इसमें अपने आप ही क्या होगा कि अंदर बाहर से अंदर की तरफ चल जाएगा एयर, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ एयर चल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सांस लेना ब्रीदिंग ही बोलते हैं, बट क्या अंदर की तरफ सांस लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये इंस्पायरेशन का पूरा
ये है कंडीशन है जिसमें क्या होती है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, लंग्स का प्रेशर जो है, लंग्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर का कंडीशन होता है, तो उस टाइम पे एयर कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सपायरेशन। 9th क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर एक्सपायरेशन होगा। और एक्सपायरेशन की क्या कंडीशन है, ऑपोजिट, कि पल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे लंग्स का प्रेशर बढ़ गया, लंग्स का प्रेशर जो है बढ़ गया, हाँ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा ना, बाहर लो प्रेशर है और अंदर हाई प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होगा, सांस बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। नेक्स्ट, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि ऐसा कैसे होता है कि सांस मतलब अंदर का अपने आप ही प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा कैसे होता है। तो अंदर में जब हमारे बॉडी में CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है ना, तो अंदर का जो प्रेशर है वो अपने आप डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि CO2 का प्रेशर जब बढ़ेगा तो यहाँ पे CO2 का लेवल जब बढ़ेगा तो प्रेशर जो है इनसाइड आवर बॉडी वो अपने आप कम हो जाएगा, तो लो प्रेशर हो जाएगा, तो बाहर से अंदर सांस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेम द मसल्स विच हेल्प इन जनरेशन ऑफ कंडीशन फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा, ये जो मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई अभी कि ऐसा होता है तो हम इंस्पायर करते हैं, ऐसा होता है तो हम एक्सपायर करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस बनाता कौन है, एक मसल है जो ऐसी कंडीशंस बनाता है, उसका नाम क्या है। ऑप्शंस आर स्ट्रेटेड मसल, विसरल मसल, इंटरकोस्टल मसल एंड कार्डियक मसल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स वो मसल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन की कंडीशंस को जनरेट करती हैं। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है ना, कभी ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कई बार क्या होता है, हमारा दम घुटने लगता है ना, हम सांस जब नहीं ले पा रहे होते हैं, तो हम ऐसा क्या कंडीशन हो जाता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसलिए हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो नो, यू आर रॉन्ग। हमारे बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन जो है, CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती है, हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन सी वॉल्यूम होती है। 4 वॉल्यूम्स होती है रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो उन्हें मेजर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, थर्मोमीटर, स्पायरोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पायरोमीटर्स। ठीक है, स्पायरोमीटर से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, एंड बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये 4 वॉल्यूम्स देखिए आप यहाँ पे। ये जो चारों वॉल्यूम्स हैं ये सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, 4 ही होती हैं। ठीक है, पहला है यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो कि हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो जितना एयर अंदर आ रहा है, जितना एयर बाहर जा रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम बहुत सिंपल है, अभी जो आप सांस ले रहे हैं ना, तो जितना एयर आप में अंदर जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, वो टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर ए देखिए, दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि अगर हम ज़बरदस्ती सांस अंदर की तरफ ले, ज़बरदस्ती, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एयर अंदर जाएगा, तो जो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जाएगा उसे बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं और एक्स्ट्रा सांस छोड़ने का कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है,
एंड लास्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। सो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ना कि जितना भी एयर हम लोग ज़बरदस्ती मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब मतलब जानबूझ के एक्स्ट्रा सांस रिलीज़ जब कर देते हैं उसके बाद जो भी एयर हमारी लंग्स में रह जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे लंग्स में कुछ एयर बचा हुआ है, मतलब कुछ एयर मतलब खाली है, ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी सांस ज़ोर से छोड़ दोगे, ज़ोर से लोगे, ज़ोर से छोड़ दोगे, हमारे लंग्स में कुछ एयर बाकी रह ही जाता है, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये चारों वॉल्यूम्स हो गए। मैं आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, इसका ग्राफ भी आता है कि टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, हम आराम से सांस ले रहे हैं, तो आराम से सांस ले रहे हैं तो ग्राफ भी हमारा आराम आराम से ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम के बाद आ गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हम लोग जानबूझ के एक्स्ट्रा सांस अंदर ले रहे हैं, तो जानबूझ के एक्स्ट्रा लेंगे तो ग्राफ ऊपर चल जाएगा, सांस हमने ले लिया। फिर आया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसका मतलब हुआ हम सांस जानबूझ के रिलीज़ कर रहे हैं, तो रिलीज़ जब कर रहे हैं जानबूझ के तो वो और रिलीज़ होगा, एक्स्ट्रा रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और जो रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया वो हो गया रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन आर लंग्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार इसे लेबल कर देती हूँ। ये हो गया टी दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया IRV दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये हो गया ERV दैट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो नॉर्मल की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इन सब की ना वैल्यूज़ भी दी होती है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एक हेल्दी पर्सन है तो कितना अंदर ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइडल वॉल्यूम की तो ये हो जाएगा 500 ml, ठीक है, 500 ml। उसके बाद है इंस्पिरेटरी, तो इंस्पिरेटरी का हो जाएगा 2500 से लेकर कितना तक, 3000 तक, 3000 तक। उसके बाद है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, ये हो जाएगा 1000 से लेके 1100 तक, ठीक है। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर ये पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन आवर लंग इज 1100 to 1200, ठीक है। तो सबसे कम टाइडल वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी, फिर इंस्पायरेटरी और उसके बाद रेसिडुअल, ये चारों जो है आपको याद रखने वाले हैं और ये चारों जो है ml के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड, ठीक है। जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, सॉरी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ होती है हमारे पास, यहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखी कि 4 होती है, वैसे ही हमारे पास रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ होती है कितनी, 5। तो वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखेंगे। एक तो हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि हमने नॉर्मली जब सांस छोड़ दिया तो उसके बाद हम कितना एक्स्ट्रा अंदर ले सकते हैं, उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़, ठीक है। और ये जितनी भी कैपेसिटीज़ दी हैं ना, ये सारे जितने वॉल्यूम्स थे रेस्पिरेटरी उन चारों को ऐड करने से आती हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब नॉर्मल सांस रिलीज़ करने के बाद हमने कितना सांस एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद हमने कितना एक्स्ट्रा सांस छोड़ दिया, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जैसे कि रेसिडुअल वॉल्यूम था कि कितना लंग्स में सांस रह गया, ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी कितना हवा रह गया, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। रेसिडुअल वॉल्यूम में फोर्सली हम लोग
छोड़ रहे थे सांस और उसके बाद देख रहे थे कि कितना रह गया। लेकिन फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या है कि हम लोग नॉर्मली सांस छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि कितना सांस रह गया। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम एक जो इंसान है वो कितना ब्रीथ कर सकता है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, मतलब ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बाद नॉर्मल इंसान है वो कितना ब्रीथ कर सकता है। ठीक है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब इन सब का जो सम है इन चारों का, दैट इज़ कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। तो इन सब को ना ऐड करके, वॉल्यूम्स को ऐड करके ये सब हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे पहला था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर आप टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ऐड करोगे तो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसे आएगा? अगर आप टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ऐड करोगे तो आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद दिया था फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कि नॉर्मल सांस रिलीज करने के बाद आप कितना एक्स्ट्रा ब्रीथ कर सकते हो। ठीक है, मतलब कितना आपके अंदर एयर रह गया, दैट इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी गाइस, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है। एंड इसका जो सम है वो आता है ERV को किससे ऐड करने से? रेसिडुअल वॉल्यूम से। ठीक है। रेसिडुअल कैपेसिटी निकालना है तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड करेंगे ERV से। और एक और हमारा रह गया वाइटल कैपेसिटी। ये कैसे निकलेगा? अगर हम ERV IRV इन दोनों को तो ऐड करेंगे ही, साथ में हम लोग इसमें टाइडल वॉल्यूम को भी जोड़ देंगे, मतलब 3 वॉल्यूम्स जोड़नी है रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के। और फिर बचा TLC, दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चारों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, दैट इज़ RV को, IRV को, ERV को और TV को, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है। या फिर अगर आप वाइटल कैपेसिटी जो है, वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम इन दोनों को भी ऐड करोगे ना तो आपकी TLC दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी ये आ जाती है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्पायरोमीटर जो है, स्पायरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक वॉल्यूम ऐसा है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ना वो तो हमारे लंग्स के अंदर ही रह गया, तो हमें क्या पता कि कितना एयर अंदर रह गया। बाकी सब एयर तो बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, तो स्पायरोमीटर उसे मेजर कर लेता है। लेकिन जो एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर ही रह गया वो हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम या रेसिडुअल कैपेसिटी, उसे हम नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो रेसिडुअल कैपेसिटी जो था, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं हो सकता तो रेसिडुअल कैपेसिटी भी मेजर नहीं किया जा सकता, और अगर रेसिडुअल कैपेसिटी नहीं मेजर किया जाता तो टोटल लंग कैपेसिटी भी मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे पूछा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब नॉर्मली सांस लेने के बाद जो पर्सन है सांस अगर ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा छोड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे? कौन सी कैपेसिटी कहेगी? तो उसे कहेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एल्वियोलाई इज अ पार्ट वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? तो एल्वियोलाई मैंने आपको बताया था किससे बोलते हैं। एल्वियोलाई जो होता है ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल एंड पे लगा होता है। ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, थिन होता है, इर्रेगुलर वॉल्ड होता है। एंड मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैग लाइक। ठीक है। एंड यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ट्रेकिया से जब O2 आ रहा है, फिर यहाँ ट्रेकिया से आया, फिर यहाँ ब्रोंकाई में गया, फिर ब्रोंक्यूल्स में जब जा रहा है ना, फिर यहाँ पे एल्वियोलाई है, इसमें जब जाएगा तो यहाँ से CO2
सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होता है और यहाँ से रिलीज़ होके वो रेड ब्लड सेल्स में जाता है, फिर रेड ब्लड सेल्स उसे लेके जाती हैं टिश्यूज़ के पास, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किसका, एल्वियोलाई के बीच और रेड ब्लड सेल के बीच, और रेड ब्लड सेल के बीच किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे बात कही गई है, आपसे पूछा गया है कि ये ना एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई, और इसके अगल बगल लेयर्स होता है, ऐसा पता चला है। तो जो लेयर्स बने होते हैं इसके अगल बगल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के लिए, तो वो कितने लेयर्स होते हैं, तो दरअसल ना वो 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब वो 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। एक हो गया आपका एपिथीलियम लेयर, एक हो गया एंडोथीलियम लेयर, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक हो गया आपका एपिथीलियम लेयर और एक हो गया आपका एंडोथीलियम लेयर, ठीक है। और एक लेयर होता है इन दोनों के बीच में जिसे बोलते हैं क्या, बेसमेंट लेयर, जिसे बोलते हैं बेसमेंट लेयर, ठीक है। तो एपिथीलियम लेयर जो होता है ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन होता है। एंडोथीलियम हो गया और दोनों के बीच में हो गया बेसमेंट लेयर। बस इसके बारे में आपको और कुछ नहीं जानना है, तीनों के नाम याद रखना है, एपिथीलियम, एंडोथीलियम और बीच में बेसमेंट लेयर। कितने लेयर्स हो गए टोटल हो गए 3 लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके एक आपका ये जो चैप्टर है इसमें एक टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज मैंने अभी आपको एल्वियोलाई से बताया कैसे होता है। आप इस डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। ये है आपका क्या, एल्वियोलाई है ये, ठीक है, ये एल्वियोलाई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्वियोलाई में लिखा हुआ है एल्वियोलस, एक रहता है तो एल्वियोलस, बहुत सारे हुए तो एल्वियोलाई। यहाँ पे क्या हुआ, इंस्पायर्ड एयर यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही तो हम अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, और एक्सपायर्ड यानी कि CO2 बाहर जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन अंदर आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बार और एक्सचेंज हुआ एल्वियोलाई से, कहाँ, पल्मोनरी वेन्स में गया, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स से वो ऐसे ऐसे आया, हार्ट में आया, हार्ट में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस हुआ, प्यूरिफाई हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है आपका ऑक्सीजन, और जाते जाते बीच में टिश्यूज़ आई, बॉडी टिश्यूज़, तो उनको वहाँ पे एक बार और एक्सचेंज हुआ और ऑक्सीजन चला गया टिश्यूज़ में और टिश्यूज़ से निकला CO2। अब भाई साहब CO2 को वापस लेके हम लोग यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से आए, यहाँ पे गया, राइट साइड हार्ट में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर यहाँ से निकल के गया एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से एक्सपायर्ड एयर बाहर की ओर निकल गया। तो ये पूरे में यही दे रखा है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये जो लिखा है ये, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा है, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर कितना होगा। अगर एल्वियोलाई की बात करें तो उसमें O2 ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है और CO2 का कम होता है। यहाँ पे बात करें कैरिड, अगर पल्मोनरी वेन है, ठीक है, वेन जो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा। तो ये ना पूछ लिया जाता है आपसे कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो आपको लिखना होगा 104, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई, ठीक है। तो इसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है इस डायग्राम से पहले, ठीक है। ये डायग्राम देख लेंगे और वो टेबल ज़रूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। तो नॉर्मल जो वॉल्यूम एक्सपायर इंस्पायर हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, अब तो आपको याद होगा, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, नॉर्मल बात है ना। और ये भी हमने कैपेसिटी वाला क्वेश्चन देख लिया था गाइस, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने देख लिया था कि एल्वियोलाई के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं।
आगे या दिस क्वेश्चन, -% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। क्या होता है ना कि अब क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, बट जब ऑक्सीजन अंदर आया तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी ही कैरी करके टिश्यूज़ के पास पहुंचाए, ठीक है। तो आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन जो है वो दो तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो आरबीसीज के द्वारा और एक प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितना % ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 97%। और अगर आपसे पूछ लिया जाता प्लाज्मा के द्वारा तो जो बचा वो यानी कि 3%, ओके। तो ये याद रखेंगे, आरबीसी ऑक्सीजन जो है 97% आरबीसीज के द्वारा ट्रांसफ़र होता है एंड 3% प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर CO2 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा है कि 70% ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय। ऑक्सीजन का मैंने बताया दो तरीके से होता है, एक तो आरबीसी और एक प्लाज्मा, लेकिन CO2 जो है वो 3 तरीके से होता है। एक तो हो गया आरबीसी वैसे ही, ठीक है, और वैसे ही एक प्लाज्मा भी हो गया, और एक और तीसरा जो है वो होता है एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी करता है वो ट्रांसपोर्ट। तो 70% जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से होता है, तो वो एज बाइकार्बोनेट ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए आरबीसीज के द्वारा, तो आरबीसीज के द्वारा वो सिर्फ 20 से लेकर 25% ही आरबीसीज करती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट, और प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये आएगा कितना, 7%। तो प्लाज्मा से 7% होता है। ये तीनों याद रखेंगे आप, ओके, ऑक्सीजन का भी, CO2 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। अगर आपसे मैक्सिमम वो कितना कैरी कर सकता है एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 4 मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, 4 मॉलिक्यूल्स ही एक बार में एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज विच टाइप ऑफ कर्व। तो आपके बुक में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दे रखा है, वो कौन से टाइप का होता है, उसका शेप कैसा होता है, एस शेप्ड, जिगजैग शेप्ड, सिग्मॉइड शेप, स्ट्रेट लाइन। तो उसका जो शेप होता है ना वो होता है सिग्मॉइड शेप, ठीक है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हो क्लियरली। और ये ग्राफ किन दोनों के बीच का होता है, ये ग्राफ होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नीचे लिखा होता है, और यहाँ पे हेमोग्लोबिन परसेंटेज सेचुरेशन लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप रेड लाइन देख रहे हो ना, ये नॉर्मल ग्राफ है, जो रेड लाइन है ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये ग्राफ जो है राइट के तरफ शिफ्ट हो जाता है, और कई बार ये ग्राफ जो है वो लेफ़्ट के तरफ भी शिफ्ट हो जाता है। तो आपको उस कंडीशंस के बारे में अब हम बताएंगे कि कब ऐसा होगा जब ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, और कब ऐसा होगा जब ये लेफ़्ट के तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो राइट की तरफ जो है ये ग्रीन वाली जो लाइन है, अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा होगा आपको, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जब आपके बॉडी में पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का इंक्रीज़ हो जाएगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और O2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो है, pH जो है, ये सब कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर pH कम हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो बाकी सब यानी कि टेम्परेचर, pH, ये सब कुछ कम हो जाएगा। तो जब ये कम होगा और पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है ये वाली लाइन, आप देख सकते हो ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर, pH, अब ये सब कुछ बढ़ गया, ठीक है। तो इस वजह से
यहाँ पे ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गया है, या फिर ऐसा। और ये जब कंडीशन आती है ना राइट शिफ्ट, जब क्या होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है। तो जब ऐसा हुआ तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है। किस चीज़ की एफिनिटी? ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो पाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बढ़ा हुआ है उसका प्रेशर। तो ऑक्सीजन को वो होने ही नहीं देता है, बॉन्ड ही नहीं बनाने देता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अनलोडिंग होने लगती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्ट्रांग है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। किस चीज़ की? हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाने की। और यहाँ पे ऑक्सीजन अनलोडिंग जो है वो कम हो जाता है ना। तो ये पूरा ग्राफ है। कई बार पूछ लिया जाता है ग्राफ किन दोनों के बीच में, तो याद रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सेचुरेशन परसेंटेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन विच रीजन ऑफ ब्रेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड? तो आपके कौन से ब्रेन के पार्ट में या रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मेड्यूला रीजन, ठीक है, बी, ऑप्शन बी। और अगर आपसे पता है 2 क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 2 रिदम सेंटर्स होते हैं। एक तो हो गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और एक और रेस्पिरेशन का सेंटर होता है, कौन सा? वो हो गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी दिया हुआ है, जहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, उसी के नीचे दे रखा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये कौन से पार्ट में होता है? ब्रेन के पॉन्स रीजन में होता है। क्या? न्यूमोटैक्सिक या टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक रीजन, ठीक है, पॉन्स रीजन में होता है। और रेस्पिरेटरी रिदम की बात करें तो मेड्यूला रीजन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग एकदम लास्ट में हैं। डैश इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्व्यूलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड? तो ऐसा कौन सी बीमारी हो जाती है, रेस्पिरेशन की ही ये डिसऑर्डर, ऐसी कौन सी डिसऑर्डर है जिसमें एल्व्यूलर मेम्ब्रेन जो यानी कि जो एल्व्यूलाई है उसका जो वॉल है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो गया है ये। एंड उसके वजह से रेस्पिरेशन, जो सांस लेने का जो सरफेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एम्फाइसीमा, ठीक है। इस डिज़ीज़ को एम्फाइसीमा बोलते हैं। और ये किस वजह से होती है? ये मोस्टली सिगरेट स्मोकिंग के वजह से होती है एम्फाइसीमा। यहाँ पे और भी डिजीज़ेज़ लिखी हुई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है ना कि एल्वियोलाई की वॉल जो है वो क्या हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाता है, और इस वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ हो जाता है। देखो दोनों में रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अस्थमा में क्या है, सूजन हो जा रही है, और एम्फाइसीमा में क्या है, डैमेज हो जा रहे हैं वॉल्स, ठीक है। सिलिकोसिस क्या है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसी डिसऑर्डर्स, ऐसी सांस लेने की तकलीफ़ होने लगती है नौकरी के कारण। यानी कि मान लीजिए कोई भी हम लोग कोल माइंस होते हैं, जैसे खदान में काम करते हैं, तो सिलिकोसिस इज़ वन ऑफ द टाइप कि अगर आप ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं ना तो आपको सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसे सिलिकोसिस बोलते हैं। कब? ग्लास फैक्ट्री में। और एस्बोस्टेरोसिस कब बोलते हैं? ये बोलते हैं हम लोग मार्बल्स की फैक्ट्री में अगर काम करते हैं तो वहाँ पे भी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसे एस्बोस्टेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो थोड़ा लंबा हो गया, 40 मिनट से ज़्यादा का हो गया, बट थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, and once again thanks for watching, keep supporting, bye bye।